साथियों ये है जीएस वर्ल्ड की टेस्ट सीरीज। जीएस वर्ल्ड की ये 10वीं टेस्ट सीरीज है साथियों, और ये सीसाइट की टेस्ट सीरीज है। आपको मालूम है आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 में, उसी के लिए साथियों हम लोग जीएस वर्ल्ड की ये 10वीं प्रैक्टिस सेट सीसाइट की लाए हैं। सीसाइट का इसलिए प्रैक्टिस सेट साथियों हम लोगों को बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपको बता दें, थोड़ा सा समय आप कर लेंगे। यूपी पीसीएस का जो पेपर होता है प्रीलिम्स का, तो उसमें जो सेकंड मीटिंग में सेकंड पेपर होता है वो सीसाइट का होता है। और सीसाइट का साथियों 200 नंबर का पेपर होता है, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन में हमारा 33 क्वेश्चन एक्यूरेट से सही होना चाहिए। अगर हम इसमें 33% नहीं पाते हैं साथियों, तो हमारा जो जीएस 1 का पेपर होता है फर्स्ट मीटिंग में, उसी से हमारा मेरिट तय होती है। वो कितना भी बढ़िया किए रहेंगे, वो हम मेंस में नहीं पहुंच सकते हैं। प्रीलिम्स हमारा क्रैक नहीं होगा जब तक हम लोग सीसाइट में 33% नहीं पाएंगे। तो साथियों आज हमने ये सोचा है, ये जो सीसाइट का क्वेश्चन होता है इसमें 2 टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण होते हैं एकदम कम समय में बहुत अच्छा नंबर लाने का। एक होता है साथियों इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन, दूसरा होता है जनरल हिंदी। इन्हीं 2 टॉपिक को मिलाकर साथियों हम लोग 40 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं बिना किसी हर्रे फिटकरी का। तो साथियों चलते हैं हम लोग अपना यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए 10वीं प्रैक्टिस सेट सीसाइट की देखते हैं। कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन, उसके साथ साथ सामान्य हिंदी का। साथियों हम लोग थोड़ा सा पहले सामान्य हिंदी का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं, जो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला होता है सामान्य हिंदी, उसको देख लेंगे। उसके बाद अंतर्वैयक्तिक कौशल और संचार यानी इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन को देखते हैं। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। साथियों बहुत बढ़िया प्रश्न, तो हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। हम लोग का पहला प्रश्न कह रहा है निखोट का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है। तो आप लोग इस नहीं पर ज़रूर ध्यान दिया करिए। बहुत से बच्चे ये जल्दबाजी में नहीं पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण वो अपना सरल से सरल क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो निखोट का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है, तो निखोट का मतलब साथियों जहाँ पर खोट नहीं है, यानी वहाँ पर कोई दोष नहीं है, ये भी इसका अर्थ हो जाएगा। विशुद्ध मतलब जो शुद्ध होता है ये भी हो जाएगा, बिल्कुल शुद्ध ये भी। ये तीनों निखोट के अर्थ हो जाएंगे। निखोट के यानी हम कह सकते हैं पर्यायवाची हैं, लेकिन जो अशुद्ध है ये निखोट का अर्थ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सत्य हो जाएगा। बहुत बढ़िया, चलते हम लोग आगे देखते हैं दूसरे प्रश्न में क्या कह रहा है हमारा। देखते हैं क्या, कविता में प्रयोजनीयता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो हमें मालूम है साथियों कविता जो होती है मनुष्य के अंतः प्रकृति में, मनुष्य के इंटरनल नेचर में मनुष्यता को, ह्यूमैनिटी को जगाने का कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर सी यही हो जाए। कविता के ही काम है मनुष्य की अंतर जो इंटरनल नेचर है उसमें जो मानवता है, मानवता को जगाते रहना चाहिए कि मानवता क्या होती है। चले हम लोग अगले प्रश्न पर देखें साथियों। अब हम थोड़ा सा यहाँ आप लोग को थोड़ा सा स्किप करने वाले हैं। प्रश्न 3 से लेकर प्रश्न 7 तक ये पैराग्राफ वाले प्रश्न होते हैं। इसमें सिर्फ यह ध्यान देना हो तो हम लोग पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लें, और इसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं वो आसानी से मिल जाते हैं। इसको हमें बताना सफिशिएंट नहीं लग रहा है, बहुत से बच्चे कर लेते हैं, आप भी कर लेंगे। इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं होती है। तो हम लोग वहाँ केवल समय बिताते हैं जहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला होता है। 7 तक तो यही पैराग्राफ से आराम से मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, तुरंत मिल जाता है आंसर। सिर्फ हमें ध्यान से पढ़ने की कलाकारी होती है बस। अब हम लोग 8वां प्रश्न देखते हैं साथियों। बहुत बढ़िया, 60वां हमारा क्या है, सेवा सदन। सेवा सदन किसकी रचना है। तो साथियों हम देखते हैं बहुत बढ़िया प्रश्न। सेवा सदन साथियों ये प्रेमचंद्र की रचना है। प्रेमचंद्र ने जो है साथियों ये 1918 में इसकी रचना की थी। इसके पीछे एक कहानी छुपी है साथियों। दरअसल ये एक उर्दू उपन्यास था, बाजारे हुस्न। ये आप लोग थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, बाजारे हुस्न ये उर्दू उपन्यास था जो एक वेश्या की कहानी को, वेश्या की ज़िंदगी को बताता है। बाजारे हुस्न इसी उर्दू उपन्यास का प्रेमचंद्र ने 1918 में ये हिंदी में इसका रूपांतरण किया है, जो है सेवा सदन नाम से। तो ऑप्शन नंबर सी यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग, देखें साथियों बहुत बढ़िया प्रश्न।
यहाँ क्या कह रहा है, अनुभाव। अनुभाव किसे कहते हैं? अनुभाव साथियों किसे कहते हैं? तो आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है, आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। जैसे हमारे अंदर कोई एक्साइटेशन हुआ, वो हमारे शरीर पर झलकने लगता है, तो उसी को अनुभाव कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यही होता है, अनुभाव। आगे बढ़ें, देखते हैं हम 10वां प्रश्न देखते हैं। बहुत बढ़िया। भाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है। यह कथन किसका है? तो मेरे भाई ये कहने का मतलब इसका ये है कि यह किसने कहा था कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार को दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है। इसमें 4 नाम दिए गए हैं, इन्हीं नामों को बताना है। तो साथियों यहाँ जो ऑप्शन नंबर बी है, ये कामता प्रसाद गुरु, कामता प्रसाद गुरु का यह कथन है कि भाषा मनुष्य को, विचार को एक मनुष्य दूसरे तक पहुंचाने का एक माध्यम है। तो ये बात यही कामता प्रसाद गुरु ने कही थी। तो चले हम लोग अब अगले प्रश्न पे। साथियों अभी कम्युनिकेशन का हमारा प्रश्न आ रहा है, इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन का, बहुत बढ़िया प्रश्न, उसको मिस न करिएगा। अच्छों को हालत ख़राब हो जाती है, उसमें नहीं कर पाते हैं, गलत करके आते हैं, लेकिन आप लोग पढ़ेंगे देखेंगे कितने आसानी से वो सॉल्व होते हैं। तो हम लोग चलें, कब, देख बहुत बढ़िया एक मुहावरा है, कब बबा मरी हैं तो कब बरा चुरही। तो साथियों इसी को गांव में हम लोगों के एक दूसरे तरह से कहावत कहा जाता है, न नौमन तेल होई न राधा नची हैं। तो इसी का एक दूसरा वर्जन इसमें दिया है, कब बाबा मरी हैं तो कब बरा चुरही। तो साथियों इसका मतलब ये होता है कोई बाबा हैं, उनको मरने का कोई अभी डेट नहीं है, तो बरा कब चुरेगा उसका पता नहीं, इसका कुछ इस तरह से कहने का मतलब है। तो जो कोई अनिश्चित कार्य होता है उसके लिए होता है, यानी कब बाबा मरी हैं तो कब बरा चुरही। तो ऑप्शन नंबर बी यही इसका अर्थ होगा इस मुहावरे का। आगे बढ़े हम लोग 12वें में देखते हैं। तो 12वें में क्या कह रहा है, बढ़िया प्रश्न देखें, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला। तो देखिए अनुचित बात के लिए आग्रह केवल होता तब इसका अर्थ दूसरा हो जाता, इसमें आग्रह करने वाला जुड़ गया है, तो वाला मतलब दुराग्रही। तो अगर केवल इतना होता अनुचित बात के लिए आग्रह तो इसका दुराग्रह हो जाता, लेकिन आग्रह करने वाला हो गया तो दुराग्रही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर ये हो जाएगा। आप लोग इसमें कंफ्यूज न होइएगा, ये नहीं होगा, ये होगा सी वाला। आगे बढ़े हम लोग 13 में। देखें बहुत बढ़िया प्रश्न, सिंपल सा है, आप सभी लोगों को ये आता है। जो कम खर्च करता है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चुने। मतलब ये अनेक शब्दों का एक शब्द कह रहा है, जो कम खर्च करता है उसे क्या कहते हैं, मितव्ययी। ऑप्शन नंबर डी। देखें 14 में, उद्धत। उद्धत शब्द का विलोम क्या होगा? उद्धत शब्द का विलोम साथियों यहाँ पूछ रहा है, उद्धत शब्द का विलोम विनीत होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा उत्तर यही। सबको पता है, सिंपल सा प्रश्न है। देखें बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ पर एक और है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं पर ध्यान जरूर दीजिएगा साथियों, कौन सा सही सुमेलित नहीं, यानी 3 सुमेलित हैं, एक नहीं है, उसी नहीं को पकड़ना है, कौन सा नहीं है। तो नित्य, नित्य का अनित्य हो जाएगा विलोम, ये भी सही है, लेकिन हमें गलत को पकड़ना है। स्थायी का अस्थायी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा सही, ये भी सही है। अमर का मरणशील हो जाएगा, ये भी सही है। नश्वर का अनश्वर होता है, अस्थायी नहीं होता है। तो यहाँ पर ये गलत दे दिया है, ऑप्शन नंबर डी यही उत्तर होगा, यही हमारा जो है सुमेलित नहीं है, मिसमैच है ये। आगे बढ़े हम लोग 16 में। देखें साथियों 16 में हमारा क्या है, कह रहा है निम्नलिखित में से कामदेव, कामदेव शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो 4 यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से कौन कामदेव शब्द का पर्यायवाची में नहीं आता है, उसी को बताना है। तो कामदेव का जो पर्यायवाची है साथियों, मनोज, रतिनाथ, कामक, अनंग, ये सब आते हैं। ये जो कामपाल है ये कामदेव का पर्यायवाची नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर हो जाएगा। कामपाल का मतलब ये होता है साथियों कामनाओं की पूर्ति करने वाला।
कामनाओं की पूर्ति करने वाला हम लोग क्या कहते हैं, जैसे कृष्ण विष्णु, इन सब को हम लोग कामपाल बोलते हैं, कृष्ण विष्णु के पर्यायवाची में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर हो जाएगा 16 का। देखें 17 प्रश्न, 17 नंबर, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है साथियों? ये देखें, प्रभाकर तो हो जाएगा, सूर्य का पर्यायवाची होता है, ये तो नहीं होगा, ये तो गलत हो जाएगा। विश्वंभर यहाँ पर ये भी नहीं होगा साथियों, ये विष्णु का पर्यायवाची हो जाता है, सबको पता है। मधुकर ये भंवरा का पर्यायवाची हो जाता है, ये भी नहीं होगा। ये कलाधर, कलाधर हो गया, हिमांशु हो गया, निशा हो गया, ये सब चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर होगा। आगे बढ़े हम लोग 18 में, बहुत बढ़िया प्रश्न, वर्तनी शुद्ध का ये चेकिंग है। देखें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा वाक्य शुद्ध है, उस शुद्ध वाक्य को पकड़ना है, कौन सा वाक्य सही है। तो यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है। तो साथियों यहाँ पर अनधिकार होता है, अनाधिकार नहीं होता है। तो ये यहाँ पर ये गलत हो गया, पहला वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमारा 18 का जो है ये पहला वाला गलत हो जाएगा। तो देखें ये दूसरा वाला सही है, अनधिकार चेष्टा है, तो ये तो सीधा गलत है, ये भी सीधा गलत हो, ये इसमें कोई सेंस नहीं बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर हो जाएगा। 19 का हम लोग देखते हैं अब, बहुत बढ़िया। देखें, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से हमें बताना है कौन सा शुद्ध है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ ये अंतर्धान, अंतर्धान यही वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। बाकी ये षष्ठम भी अशुद्ध है, सहस्त्र भी अशुद्ध है, अनुषंगिक भी अशुद्ध है। देखें षष्ठम का मेरे साथियों यहाँ पर ठ नहीं होगा, ट हो जाता है, ये षष्ठम हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाता। सहस्त्र का ये भी यहाँ पर गलती कर दिया है, ये जो सहस्त्र है साथियों ये भी यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि ये सहस्त्र ये ऐसे हो जाए सहस्त्र। अनुषंगिक का ये आनुषंगिक होता है, ये अनुषंगिक नहीं, यहाँ पर आ की मात्रा होना चाहिए था। तो ये हमारा हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। आगे हम लोग बढ़ें 20 में। देखें हम लोग 20वां में क्या कह रहा है, संन्यास शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो साथियों बहुत बढ़िया प्रश्न, यहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। उपसर्ग मतलब क्या होता है, जो शब्द किसी शब्द के पहले जुड़ जाते हैं और उसको एक नया शब्द बनाकर उसका एक मॉडिफाइड अर्थ बना देते हैं। जैसे साथियों हम लोग लय करें, लय मतलब तालमेल होता है, इसके सामने प्र लगा दिए तो प्रलय, प्रलय मतलब तबाही हो गया। तो ये जो प्रय हो गया, जो लय के पहले लग गया, इसी को उपसर्ग कहते हैं। तो संन्यास में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पर सम, यहाँ पर जो हमारा 20वां का प्रश्न हो जाएगा ए हो जाएगा सम। तो संन्यास में सम ये उपसर्ग लगा। और प्रत्यय अगर आपसे कभी पूछे तो प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय जो किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं वो हो जाता है। जैसे हम लोग कहें हैप्पीनेस, तो नेस जो लास्ट में जुड़ा वो प्रत्यय हो गया, वो हाँ प्रत्यय, और उपसर्ग जो पहले जोड़ते हैं। 21 का देखते हैं हम लोग, बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखें साथियों बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है लोगों को। 21वें निम्नलिखित में से कौन द्विगु समास होता है। तो द्विगु समास को पहचानने का एक सबसे बढ़िया तरीका साथियों होता है, वहाँ पर वो शुरू का जो शब्द होते हैं वो आपको एक संख्या को इंडिकेट करता है। तो आप कहेंगे सर इसमें भी संख्या शताब्दी, अष्टभुजा, चतुर्भुज इन सब में है। तो द्विगु में और बहुब्रीही में समझने का एक तरीका होता है, द्विगु में जो संख्या शब्द होते हैं वो ग्रुपिंग को इंडिकेट करता है, एक ग्रुप को बताता है। और बहुब्रीही में जो संख्या शब्द होते हैं शुरुआत में वो किसी दूसरे को अर्थ को इंडिकेट करते हैं। तो जैसे यहाँ शताब्दी हो गया तो 100 वर्षों का समूह, तो ये ग्रुप को बता रहा है साथियों। जहाँ ग्रुप को इंडिकेशन मिले वो द्विगु समास हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए ये हमारा द्विगु समास है। अष्टभुजा, तो 8 भुजा, 8 भुजा किसको होते हैं, माँ दुर्गा के। तो यहाँ इसका अर्थ बदल गया, अष्टभुजा का मतलब माँ दुर्गा हो गया। तो ये जो है बहुब्रीही हो गया। चतुर्भुज मतलब जिसके 4 भुजा यानी विष्णु को इंडिकेट कर रहा है, ये भी जो है बहुब्रीही में आ जाएगा। तो ये सब अलग अर्थ इंडिकेट करें, लेकिन इसका अर्थ यही रहेगा, ये ग्रुप को बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर होगा हमारा यही।
22 में हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संभावनार्थ क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो मतलब ऐसा कौन सा मतलब वाक्य है इन चारों वाक्यों में 22वां प्रश्न में जिसमें संभावना क्रिया को बताया गया है। तो संभावना कहाँ बात है, तो यहाँ पर देखें सबका कल्याण हो, यहाँ कोई संभावना वाली बात नहीं है। अहिंसा धर्म का पालन करना चाहिए, कोई संभावना की बात नहीं है। शायद मेरी लॉटरी लग जाए, तो देखो यहाँ संभावना की बात है, शायद मैं पास हो जाऊँ, शायद मेरी नौकरी लग जाए, तो ये सब संभावना की बात है। ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर हो जाएगा, और ये भी नहीं है। आगे बढ़े हम लोग 23 में देखते हैं साथियों। इसके बाद हमारा आने वाला है इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन। तो देखें, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। तो नेपोलियन साथियों यहाँ पर जातिवाचक शब्द का, ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी। तो देखें 24 का, निम्नलिखित में से किसको वर्ड कहते हैं। तो वर्ड किसको कहते हैं साथियों, हम लोगों को पता है साथियों, वर्ड हमारे कुल 52 होते हैं, तो जिनमें स्वर और व्यंजन होते हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कितने स्वर और कितने व्यंजन होते हैं। तो वर्ड क्या होता है, यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 24 में, भाषा की सबसे छोटी यूनिट होती है। इसको व्यवस्थित रूप से वर्णमाला कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। 25 में देखते हैं, निम्नलिखित में से विशेष्य पद है। तो हम लोग विशेष विशेषण खूब पढ़े हैं। मैं जब आर ओ का प्रैक्टिस करवा रहा था, बहुत सारा प्रैक्टिस करवाया हूँ, आप लोग वीडियो में जाकर देख लेना। विशेष विशेषण हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं। तो विशेष मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति की विशेषता बताता हो। जैसे गाय काली है, तो काला क्या होता है, गाय की विशेषता बता रही थी, विशेषण हो गया। और गाय की विशेषता बता रहे तो गाय विशेष्य हो गया। तो यहाँ पर ये सब जो है, ये यहाँ उमा जो है ये विशेष्य है, और बाकी ये सब जो विशेषण हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यही विशेष्य है। और हम लोग चलें 26वें प्रश्न पर, देखते हैं क्या कह रहा है हमारा 26वां। देखें आ गया हमारा ये जो इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन। बहुत बेस्ट प्रश्न होता है साथियों यूपी पीसीएस के सीसेट एग्ज़ाम में, जो इतना सरल होता है, लेकिन जानकारी के अभाव में हम लोग सारे प्रश्न को गलत करके आते हैं। तो देखें हम लोग गलती नहीं करेंगे, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ऐसे ऐसे प्रश्नों की ज़रूरत होती है जो फ्री में नंबर देके 2 सेकंड में हम लोगों को पता करके जाता है, हमारा पूरा समय बच जाता है। देखें कह रहा है संचार के प्रकार और चर। तो हमें सही सुमेलित करना है, और सही सुमेलित करके हमें बताना है। तो हमारा कौन सा सही सुमेलित है, 4 में से एक ही सही सुमेलित है, उसी को पकड़ना है। देखें शाब्दिक संचार जो होता है, जो जैसे हम लोग शब्द आपसे कुछ कह रहे हैं तो शब्दों का प्रयोग करके कह रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं तो शब्दों का प्रयोग करके हम संचार कर रहे हैं। तो शाब्दिक संचार में भाषा की ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी गलत मैचिंग कर दिया, यहाँ संज्ञानात्मक दे दिया, ये भी गलत। लिखित, हम लोग कुछ लिख के दे रहे हैं साथियों। तो जब हम लोग कोई लिख के संचार भेजते हैं, जैसे किसी को चिट्ठी लिखना है, तो वहाँ पर संज्ञानात्मक क्षमता अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये होता है, तो ये भी गलत मैच कर दिया था। संकेत सामाजिक, संकेत सामाजिक साथियों ये सांस्कृतिक कारक होता है। ये वाले में सांस्कृतिक कारक मतलब जैसे हम लोग कोई इशारा कर रहे हैं, तो हम लोग एक ही संस्कृति के होने चाहिए तभी इशारा समझेंगे। हम लोग जो है किसी को नंबर मांगना होता है तो अंगूठे से और लास्ट वाली उंगली से इशारा कर देते हैं, तो अगला समझ जाता है कि लड़का हमसे नंबर मांग रहा है। अगर हो सकता है कहीं हम लोग दूसरे प्रदेश में दूसरे देश में जाएं तो वहाँ का कल्चर अलग हो, वो लोग हमारे इस इशारे का मतलब न समझ पाएँ। तो हम लोग यहाँ बहुत सारा इशारा होता है, वो अलग अलग कल्चर में अलग अलग इशारा होता है। तो ये भी गलत हो गया। तो दैहिक हाव भाव, दैहिक हाव भाव अंतर्निहित अर्थ, ये सही है। ऑप्शन नंबर डी। तो शरीर का हाव भाव जो होता है, बॉडी लैंग्वेज जिसे कहते हैं, अंतर्निहित अर्थ ये होता है। आगे बढ़ें 27 में। देखें कौशल किसी के साथ निकट मित्रता को बनाए रखने में सहायक होता है। तो कौशल किसी के साथ निकट मित्रता बनाए रखने में सहायक होता है। कौन सा? उधार लेना। कौन सा कौशल? उधार लेने का कौशल नहीं, ये कैसे होगा, ये तो गलत होगा। स्वैच्छिक रूप से आवश्यकता पड़ने पर सहायता करना, यानी
किसी को आप ज़रूरत उसकी पड़ रही है तो अब वो बिना मांगे आप उसकी हेल्प कर देंगे तो वो व्यक्ति से एक निकट मित्रता, निकट अच्छा संबंध बनाने में सहायता होगा। ऑप्शन नंबर बी। बाकी ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। आगे बढ़ें। देखें, इसी प्रकार से होता है, पूरा हमारे स्किल पर पूरा डिपेंड करता है हम लोग सोच क्या रहे हैं। हम लोग वही सोचेंगे जो अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि कहा जाता है ना, हमें एक अच्छा वक्ता होने से पहले हमें एक अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा। तो हम लोग चीज़ों को जब तक अच्छे से पढ़ेंगे नहीं तो हम लोग उसे जो है अपने जो है सोच समझ नहीं पाएंगे अच्छे से। आगे बढ़ें। 28 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्वैयक्तिक भूमिका नहीं है। अंतर्वैयक्तिक भूमिका कौन सी होती है साथियों? अंतर्वैयक्तिक भूमिका कौन सा नहीं है? तो नाम मात्र का अध्यक्ष कोई बना है उसमें भी अंतर्वैयक्तिक भूमिका निभाना पड़ता है। नेता आप बन गए हो तो उसमें भी इंटरपर्सनल जो है भूमिका निभाना पड़ेगा। संपर्क कर रहे हैं किसी से तो उसमें भी इंटरपर्सनल की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मौलिक बॉस जो होता है उसमें जो है अंतर्वैयक्तिक भूमिका की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी, मालिक या बॉस। इसीलिए कहता है हमेशा बॉस बने रहिए। ये देखें 29 में, निम्नलिखित में से कौन सा भाव दिखाता है कि आप सुन रहे हैं। जैसे साथियों 10 लोग बैठे हैं, वो लोग बातचीत चल रही है वहाँ, तो आप जो है वहाँ पर कोई बच्चा कोई खड़ा होकर कुछ बोल रहा है, कोई कहानी सुना रहा है, कोई बात बता रहा है, आप जो है मोबाइल चला रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, दूसरे को सुन रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति को लगेगा कि ये हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। उसको लगना चाहिए कि हाँ यह बात हमारी सुन रहा है, तो आप उसकी ओर देखिए, सिर हिलाते रहिए, आँखों में आँख हेड देखे रहिए, तो इससे पता चलता है कि आप सुन रहे हैं। तो यही बात तो समझ रहे हैं, हमें लगता है आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का मतलब। तो आपके मतलब कह रहा है कोई कुछ बोल रहा है तो आप उसे कैसे दिखाएंगे कि हाँ हम आपकी बातों को सुन रहे हैं, तो आपको सिर हिलाना पड़ेगा तालमेल के साथ, लय के साथ, और आँखों में संपर्क, आई कांटेक्ट रहना चाहिए। आगे देखें 30 में, अखबार आदर्श रूप में निम्नलिखित में से किस संचार का माध्यम होता है। तो साथियों कह रहा है न्यूज़पेपर एक आइडियल रूप में किस कम्युनिकेशन का माध्यम होता है। तो साथियों यहाँ सूचनाओं एवं तथ्यों का माध्यम होता है। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ मत प्रचार मतलब प्रोपेगेंडा ये तो होगा ही नहीं, जनश्रुति ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी यही होगा। 31 में हम लोग देखते हैं, संप्रेषण के लिए निम्नलिखित में से है। तो संप्रेषण एक गतिशील होता है साथियों। ऑप्शन नंबर ए एक गतिशील प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन ही ऐसा चीज़ हो, तो आदमी जैसे हम यहाँ बैठे हैं और हमारे अंदर कोई संचार आया, हमें कोई सूचना मिला कि ये हो गया, वहाँ चले जाओ, यहाँ बम ब्लास्ट होने वाला है, तो हम लोग चल गए। तो एक जो संचार होता है साथियों वो एक गतिशील प्रक्रिया होती है, मोबिलाइज्ड प्रोसेस होता है। ऑप्शन नंबर ए। स्थैतिक होगा नहीं, ये दिमाग से निकाल लीजिए, ये भी नहीं होगा, ए होगा। 32 में हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण सबसे अधिक सहायक श्रव्य कौशल है। तो साथियों ये कह रहा है कौन सा संप्रेषण में सबसे अधिक सहायक श्रव्य कौशल है, किस संप्रेषण में सुनने का कौशल सबसे अधिक सहायक होता है। तो सक्रिय श्रव्य, आप जब किसी चीज़ को अच्छे से सक्रियता से सुनेंगे तो वहाँ का वो संप्रेषण में सबसे बड़ी भूमिका होगी। तो सक्रिय श्रव्य, ऑप्शन नंबर सी। 33 देखते हैं हम लोग साथियों, बहुत बढ़िया प्रश्न। क्या कह रहा है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संप्रेषण में मनोवैज्ञानिक अवरोध है। तो प्रभावी संप्रेषण में मनोवैज्ञानिक अवरोध क्या होता है उसको हमें बताना है। तो साथियों दोषपूर्ण प्रत्यक्षीकरण ये भी तो नहीं होगा, मनोवैज्ञानिक अवरोध की बात कर रहा है, यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा। दोषपूर्ण उच्चारण ये भी नहीं है संप्रेषण में, तो दोषपूर्ण स्थान ये भी नहीं पता। दोषपूर्ण भावभंगिमा, ये जो ऑप्शन नंबर यही है हमारा, दोषपूर्ण भावभंगिमा, आपकी भावभंगिमा गलत है, तो प्रभावी संप्रेषण में ये मनोवैज्ञानिक अवरोधक है। जैसे साथियों किसी को आप इशारों में कुछ बता रहे हैं,
आप अपनी तरफ से कुछ बता रहे हैं लेकिन आपकी भाव भंगिमा कुछ अलग कह रहा है, तो व्यक्ति नहीं समझ पाएगा हाँ ये क्या कहना चाह रहे हैं। आप जैसे मोबाइल नंबर मांगना है किसी से दूर से, तो उसे आप अंगूठा केवल दिखाएंगे तो नहीं समझ पाएगा। मोबाइल नंबर हमारे जो कल्चर मांगने का है, जो कानी उंगली, एक लास्ट उंगली और अंगूठा फैलाकर और बीच की तीनों उंगली को सिकोड़ कर ऐसे इशारा किया जाता है, तो अगला समझ जाता है हाँ ये नंबर मांग रहा है। आपकी भाव भंगिमा गलत होगी, यानी आप केवल अंगूठा दिखाएंगे तो क्या समझेगा, तो यानी वो आपका संचार सही नहीं हुआ। तो दोषपूर्ण संचार इसी को कहा जाता है। आगे हम लोग बढ़ें। आप लोग कभी कौन नंबर मांगे होंगे तो आप लोगों को पता होगा ये सब कलाकारी। नए माध्यम जैसे कि कंप्यूटर, टेलीशॉपिंग, इंटरनेट और मोबाइल टेलीफोनी के द्वारा किए गए संप्रेषण को कहते हैं। यानी इन सभी के माध्यम से जो संप्रेषण किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अन्योन्य संप्रेषण। उसे क्या कहते हैं साथियों? अन्योन्य संप्रेषण कहा जाता है, अन्योन्य क्रिया संप्रेषण। आगे देखें हम लोग 35 में। देखें बढ़िया प्रश्न है ये। प्रश्न आप लोग एक बार इसे देख लेंगे तो आपको बहुत सारा प्रश्न इससे सॉल्व हो जाएगा। बहुत सारे मल्टी टाइप के प्रश्न आपसे सॉल्व होंगे। यहाँ से देखें, संप्रेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रमानुसार है? तो संप्रेषण प्रक्रिया में पहले कौन आता है, उसके बाद कौन आता है, उसके बाद कौन आता है, इस तरह से ऑर्डर में सेट करना है। तो संप्रेषण मतलब साथियों हमें सूचना देना है, हमें किसी तक अपनी बात को पहुंचाना है। तो वहाँ पर साथियों क्या सबसे पहले होता है? सबसे पहले हम होने चाहिए, हम ही है ना, तभी होने चाहिए सबसे पहले। यानी संप्रेषक जो सूचना भेजने वाला है तो यानी हम हैं, तो हम हो गए संप्रेषक। और उसके बाद हमारे पास कोई सूचना होनी चाहिए जो किसी को हम भेजना चाह रहे हैं, तो हमें दूसरी चीज़ सूचना की ज़रूरत पड़ेगी। और सूचना हमारे पास मिल गई तो सूचना को भेजने का माध्यम होना चाहिए। कॉपी पेन होना चाहिए, चिट्ठी लिख सकें, मोबाइल होना चाहिए या ईमेल होना चाहिए, कोई न कोई माध्यम होना चाहिए सूचना भेजने का। तो माध्यम हो गया, और जो माध्यम से हम भेजेंगे तो किसी के पास कोई उसको प्राप्त करने वाला भी होना चाहिए ना, तो प्राप्तकर्ता होना चाहिए। प्राप्तकर्ता पर कुछ प्रभाव पड़ेगा, पढ़ लिख कर, उसे पढ़कर आपकी सूचना को जानकर, तो उस पर कुछ न कुछ प्रभाव पड़ेगा। वो अपना प्रभाव व्यक्त करने के लिए आपको फीडबैक देगा। इसमें फीडबैक नहीं दिया है लेकिन मैं दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ फीडबैक। तो यहाँ पर जो अंत में सबसे होता है फीडबैक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी 35 का यही होगा हमारा उत्तर। आप लोग जान गए बहुत अच्छे से। चले हम लोग 36 वाले प्रश्न पर। निम्न में से क्या संचार कौशल में बाधक नहीं है? तो संचार कौशल में, कम्युनिकेशन स्किल में कौन सा बाधक नहीं है, बैरियर कौन सा नहीं है, इसको हमें बताना है। तो सूचना की अधिकता, ये भी आप किसी को बहुत ज़्यादा सूचना दे देंगे तो भी एक संचार कौशल में बाधक बन जाएगा, ये तो बाधक हो जाएगा। सीमित शब्दावली, आपने पूरे शब्दों को ठीक से प्रयोग नहीं किए, कम शब्दों में कर दिया, अगले को कुछ समझ में नहीं आया, तो ये भी बाधक बन सकता है। वरिष्ठों का भय, कोई बड़ा है छोटा है इसको आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये भी जो है बाधक बन सकता है। जैसे कोई बड़े को आप कुछ सूचना भेज रहे हो तो तुम बे रे करके कर दे रहे हो तो भी बाधक बन सकता है। कोई अधिकारी को जैसे कुछ लेटर लिख रहे हो तो वहाँ पर आपने इस वरिष्ठता का भय नहीं किया, आदरणीय महोदय, ये सब, तो भी वहाँ डैमेज हो जाएगा। तो ये सब जो है बाधक हैं, लेकिन संक्षिप्तता बाधक नहीं है। यानी अपने बहुत सारी बातों को कम बातों में कह देना, इसी को संक्षिप्तता कहा जाता है। यही हमारा उत्तर है। संचार कौशल में यही बाधक नहीं है, बाकी सब बाधक हैं। आगे बढ़ें हम लोग 37 में। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान का सोपान है? तो समस्या समाधान का सोपान कौन सा है यहाँ पर साथियों? तो यहाँ पर साथियों जो 37वां का हमारा जो प्रश्न होगा, देखिए क्या, समस्यात्मक स्थिति की पहचान करना, स्टेप, यहाँ सोपान का मतलब आप स्टेप समझ लीजिए, समस्या समाधान का स्टेप है। तो समस्यात्मक स्थिति की पहचान करना ये भी है। समस्या का समाधान करने में पहचान किया जाता है, पहचान नहीं करेंगे तो समाधान कैसे करेंगे। परिकल्पना का निर्माण करना, यानी उसको पहचान करना, फिर उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास कोई एक अच्छा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, परिकल्पना होनी चाहिए, ये भी ज़रूरत है।
डाटा का संकलन, आपको डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा, डाटा के आधार पर चीज़ों को सॉल्व किया जाएगा, न कि हवा में। तो ये तीनों यानी ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। देखें हम लोग कितने बढ़िया से सॉल्व किए। अब हम लोग चढ़ते हैं 38 वाले प्रश्न पर। देखें 38 वाला थोड़ा सा घुमाने वाला है, यहाँ से थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा। देखें, आपका एक कर्मचारी आपको सूचना देता है कि श्री ABC का आतंकवादियों से संबंध है। वह आपसे उसके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करने की प्रार्थना करता है, तो आप क्या करेंगे? आप एक अधिकारी हैं, आपका एक कर्मचारी जो आपसे जूनियर मान लीजिए है, आपको सूचना देता है कि फलाना का आतंकवादियों से संबंध है, वह उसके विरुद्ध कार्रवाई करने को आपको उकसाता है, तो आप क्या करेंगे? तो उसे तत्काल निलंबित कर देंगे? नहीं, ये भी गलत लग रहा है, ऐसा तो आप करेंगे नहीं। उसे अपने कमरे में बुलाएंगे और डांट फटकार लगाएंगे? जी नहीं, ऐसा भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब जो है देखने से लग रहा है ये सब कोई एक अधिकारी का कोई निर्णय नहीं है। कठोर निर्णय लेने से पूर्व आप चुपचाप मामले की जांच करेंगे? यस, कोई भी कठोर निर्णय लेने से पहले आप उसको जांच करेंगे, बिना जांचे परखे आप कोई कठोर निर्णय नहीं उठाएंगे। तो यही होगा, सी हो जाएगा हमारा उत्तर। देखें 39 में क्या कह रहा है साथियों, एक फाइल को पढ़ते हुए आपको पता लगता है कि एक बाबू ने कार्यालय की पेंशन की राशि का गबन किया है। ऐसे में आप क्या करेंगे? कोई आप अधिकारी हैं, कहीं गए और आपने कोई फाइल खोली, आपको लगा कि यहाँ का कोई बाबू है जो कार्यालय की पेंशन को सपाचट कर चुका है, तो आप क्या करेंगे वहाँ? आप मामले को पुलिस दे देंगे, ये करेंगे कि संबंधित लिपिक को गबन करने की राशि का जमा कराने कहेंगे? नहीं, ये आपका काम नहीं है, आपके कहने से क्यों जमा करेगा? लिपिक के गबन की गई राशि को अपना हिस्सा देने की बात कहेंगे? नहीं भाई, ये भी तो उससे बड़ा जुर्म है। सारे मामले पर ध्यान नहीं देंगे और चुपचाप रहेंगे? भाई तो लानत है आप पर अधिकारी होने से, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है। देखें यहाँ पर बहुत सारे होते हैं, सब सही लगभग होता है, कई सारे ऐसे आपको विकल्प मिलेंगे, सब सही लगेंगे, लेकिन हमें उसी को चुनना होगा जो सबसे बेस्ट हो। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बेस्ट है। 40वां देख लेते हैं। तो 40वां में साथियों क्या है, एक लोक सेवक में निम्नलिखित में से कौन सा इंटरपर्सनल स्किल होना अनिवार्य नहीं है? तो एक लोक सेवक, आप एक सिविल सर्विस हैं में नौकरी, आप एक सिविल सर्विस है, तो कौन सा अंतर्वैयक्तिक कौशल होना अनिवार्य नहीं है? तो सभी होना चाहिए, लेकिन कह रहा है कौन सा अनिवार्य नहीं है, मतलब ज़रूर है तो ठीक है, लेकिन अनिवार्य नहीं है। तो साथियों समस्या समाधान और निर्णय करना ये भी अनिवार्य है साथियों। आप निर्णय नहीं कर पाएंगे तो लानत है आप और एक सिविल सर्विस होने पर, सिविल सर्वेंट होने पर। तो यहाँ देखिए बी वाला कह रहा है संज्ञानात्मक और विश्लेषणात्मक योग्यताएं होनी चाहिए। जी बिल्कुल होनी चाहिए। पहल करना और बहुकार करना, ये भी सही है। तो प्रभावशीलता, ये तीनों हमें तो कन्फर्म लग रहा है। ये कन्फर्म नहीं लग रहा है ये सही होगा कि नहीं सही होगा, लेकिन हम तीन चीज़ों को कन्फर्म हो गए तो अगला ही हमारा उत्तर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी प्रभावशीलता और दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय यहाँ पर साथियों प्रभावशीलता, यानी ऐसा नहीं कि आप प्रभाव बनाए रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी ये कुछ गलत लग रहा है, तो यही नहीं है। देखें 41 देख लेते हैं, ये लास्ट है हमारा कम्युनिकेशन का। इसके बाद हमारा मैथ रीजनिंग आ जाएगा। तो हम लोग केवल यहाँ पर कम्युनिकेशन और हिंदी को देखने आए थे, क्योंकि यही हमारा सबसे महत्वपूर्ण। देखें हमें 41 नंबर दिला दिया, हमें 33 पाना होता है। अच्छे से करेंगे और 2-4 तो हम रीजनिंग में इधर उधर करके मारी ले जाएंगे, आराम से पास हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे इतना भी नहीं कर पाते हैं और वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं होती है। वो सारे क्वेश्चन को उल्टा पुल्टा कर देते हैं, उनको लगता है कि हम जो कर रहे हैं हमारा सही है। देखें 41 में क्या है, कथन दिया है हमें पहले दो ठो। विश्व की जनसंख्या हर वर्ष बढ़ती है। दूसरा कथन कह रहा है जनसंख्या विस्फोट से विश्व में खाद्य समस्या है। तो साथियों दो कथन दिया है और दोनों कथन के आधार पर हमें दो निष्कर्ष दिया है। जनसंख्या नियंत्रण से विश्व की खाद्य समस्या कम हो जाएगी। जी बिल्कुल, ये तो सही है, क्योंकि जब कह रहा है जनसंख्या विस्फोट यानी जनसंख्या एकाएक बढ़ने से विश्व में खाद्य संकट है। तो जब जनसंख्या कंट्रोल हो जाएगी खाद्य समस्या भी कम हो जाएगी, तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है हमें यहाँ अधिक जनसंख्या के लिए अधिक खाद्य उत्पादन की आवश्यकता होगी। जी ऊपर ही बताया, जब
अधिक जनसंख्या होगी तो उनका पेट भरण पोषण करने के लिए हमें अधिक उत्पादन करना होगा, तो दूसरा भी सही है हमारा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, ये सही है। तो साथियों यहाँ पर हमने देखा 41 प्रश्न तक जो हमारा सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी का क्वेश्चन था, उसके बाद इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन का जो सवाल था हमारा। बहुत बढ़िया से हम लोगों ने 41 प्रश्न को पूरा देखा। तो साथियों हम लोग, आपको अगर मैथ और रीजनिंग भी सॉल्व करवाना है तो आप लोग कमेंट में करिएगा, हम लोग उसको करवा देंगे। नहीं तो हम हर प्रैक्टिस सेट में जीएस का अपना करवाएंगे और समय समय पर उससे सीसाइट संबंधित में जो इंटरपर्सनल स्किल कम्युनिकेशन संबंधित टॉपिक आता है वो भी करवाएंगे। लेकिन जीएस का हम लोग फुल टेस्ट करेंगे। जब भी जीएस का करते हैं हम लोग फुल, क्योंकि जीएस से ही हमारी मेरिट तय होती है, जीएस से हमारी जो है ये मतलब कट ऑफ तय होता है। तो साथियों चले हम लोग जो है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।